आई वॉज वॉन्डरिंग कि ये ऑब्जेक्ट अभी इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, लेकिन ये नीचे स्लिप नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो हॉरिजॉन्टल से है उसको हम बढ़ा दें तो ये नीचे स्लिप कर गया, जबकि ग्रेविटी वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। नाउ यहाँ पर ग्रेविटी इज़ नॉट सफिशिएंट कि ये नीचे आ जाए, लेकिन एंगल जब बढ़ रहा है सो ग्रेविटी इज सफिशिएंट टू पुल इट डाउन। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है और जो इसका इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है, उसके बीच में क्या रिलेशन है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का, ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये है बॉब। इस रस्सी को हमने वर्टिकल से कुछ एंगल डिस्प्लेस किया और फिर इसको रिलीज़ किया। अब ये बॉब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है। नेक्स्ट उसको कुछ ज़्यादा एंगल से रिलीज़ करें हम। सो अब ये फास्ट वापस आ रहा है, जबकि इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है और सेम अमाउंट में एक्ट कर रही है, लेकिन इस एंगल पर ये स्लो वापस आ रहा है और यहाँ से ये फास्ट वापस आ रहा है। वाई सो? अनदर क्वेश्चन, एक ऑब्जर्वर है, वो ईस्ट में 3 मीटर मूव कर रहा है एंड देन 90 डिग्री टर्न लेके वो नॉर्थ की तरफ 4 मीटर जा रहा है। तो अब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ईस्ट का डिस्प्लेसमेंट प्लस नॉर्थ का डिस्प्लेसमेंट। यू मे से वेरी इजी है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हम निकाल लेंगे 5 मीटर, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करें हम। सेम ऑब्जर्वर ईस्ट में चल रहा है 3 मीटर एंड देन ईस्ट से 60 डिग्री टर्न लेके वो नॉर्थ की तरफ 4 मीटर मूव कर रहा है। अब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी तरह से। ये एक रॉड है, इसको हमने एक एंड पर फिक्स कर रखा है। ये रॉड इस एंड के अबाउट रोटेट करेगा। अब इस पर हम यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं ना। हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड आसानी से रोटेट कर जाएगा, लेकिन वही फोर्स जब यहाँ लगाएंगे तो उतनी आसानी से ये रोटेट नहीं करेगा। अगर वही फोर्स फिर यहाँ पर हम लगा दें तो रॉड बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगा, या फिर उसी फोर्स को रॉड की लेंथ के पैरेलल हम लगाएं तब भी इसमें कोई रोटेशन नहीं आएगा ना। फोर्स हर जगह सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन जो रोटेशन आ रहा है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग आ रहा है। एक और क्वेश्चन इसी तरह से, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हैं, लेकिन अगर हवा चलने लगे तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से किसी एंगल पे गिरती हुई दिखाई देती हैं। या फिर अगर हम बारिश में वॉक करें या चलें दौड़ें तो हमारे लिए रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से किसी एंगल पे गिरती हुई दिखाई देती हैं। नाउ द आंसर टू ऑल सच क्वेश्चंस लाई इन अंडरस्टैंडिंग द वेक्टर्स और उससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स होती है। हाय, आई एम मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द वेक्टर्स। इससे पहले हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ें, हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं। साइंस में या फिज़िक्स में या इन जनरल साइंस में हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है, जो नेचुरल वर्ल्ड है, उसको हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। 5 सेंसेस, टेस्ट, स्मेल, सीइंग, हियरिंग एंड टच। नाउ इन 5 सेंसेस के थ्रू जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं बाय एसोसिएटिंग अ नंबर, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वही कहलाती है क्या ऐसी क्वांटिटीज़ जो है वही कहलाती है क्या फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम नंबर्स में ही मेजर करते हैं, नंबर्स के साथ मेजर करते हैं। मास, टेम्परेचर, फोर्स, वेलोसिटी एंड सो मेनी अदर क्वांटिटीज़। आपके लिए ये लेक्चर इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, एक्साइटिंग या फिर इवन बोरिंग भी हो सकता है, but since you cannot associate any number with your feeling is not qualified to be a physical quantity. Okay? अच्छा, अब अगर हम किसी मेजरमेंट को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे how would we make the sense of a measurement? फॉर एग्जाम्पल, इस ऑब्जेक्ट की अगर हमें लेंथ मेजर करनी है एंड से हमने कहा कि इसकी लेंथ जो है वो 5 और 6 सेंटीमीटर है। सो 5 सेंटीमीटर हमें बात तभी समझ में आएगी जब हमें मालूम हो कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। सो किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसकी एक यूनिट वैल्यू कितनी होगी, अगर हमने वो डिफाइन कर लिया तो फिर कोई भी मेजरमेंट आसानी से हम समझ सकते हैं। सो लेंथ जैसी क्वांटिटी को
बताने के लिए, मेजर करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट की ज़रूरत होगी। सो अगर हमने कहा कि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, नाउ इसकी लेंथ के बारे में 5 सेंटीमीटर इज़ अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसी तरह से सर्टेन ऑब्जेक्ट है, उसका मास, अगर हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास 50 ग्राम है, नाउ 50 ग्राम इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें 1 ग्राम मालूम है, सो 50 ग्राम कितना होगा, दिस इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मास ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट। वहीं पर कुछ दूसरी क्वांटिटीज़ हैं जिसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट की पोजीशन, जैसे अगर हमने कहा कि दिल्ली से ताजमहल की लोकेशन क्या है, सो दिल्ली से ताजमहल अगर हमें लोकेट करना हो, सो दिल्ली से ताजमहल की जो डिस्टेंस है वो 200+ किलोमीटर है। तो सिर्फ 200 किलोमीटर बता देने से दिल्ली से ताजमहल तक नहीं पहुंचा जा सकता है, बिकॉज हमें किस डायरेक्शन में चलना है ये भी जानना ज़रूरी होता है। अदरवाइज दिल्ली से हम इन्फिनाइट डायरेक्शंस में 200 किलोमीटर्स मूव कर सकते हैं। सो क्या समझ में आ रही बात कि किसी पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हम स्पेसिफाई करना है तो उसकी दूरी कितनी है प्लस उसकी डायरेक्शन कितनी है ये भी स्पेसिफाई करना होगा, तब जाके उसकी पोजीशन की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। सो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड, जो डिस्टेंस है, उससे काम नहीं चल रहा है, उसके साथ साथ हमें एक और इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही, दैट इज़ डायरेक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें उठाकर यहाँ से यहाँ रखना है, तो हमें इसको किस डायरेक्शन में ले जाना है उसके हिसाब से हमें मालूम होगा कि हमें फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए। एंड ये ऑब्जेक्ट कितना भारी है उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इस पर कितना फोर्स लगाना है एंड कहाँ ले जाना है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो फोर्स की इंफॉर्मेशन तभी कंप्लीट होगी जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम हो। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है ना, अगर हमने कहा कि एक कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो 60 किलोमीटर पर आवर ये हमें ये बता रहा है कि हाउ फास्ट कार इज़ मूविंग, उसकी रफ्तार क्या है। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, उसको हम स्पीड बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसमें भी इंटरेस्टेड हैं कि वो कार किधर मूव कर रही है, तो फिर हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी उसकी स्पीड के साथ, एंड वी कॉल दैट वेलोसिटी। ठीक, सो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। एक ऐसी है जिसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीट हो जा रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, लाइक लेंथ, मास, टेम्परेचर या फिर टाइम। ये जो लेक्चर होगा ये इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, 30 मिनट, 40 मिनट, वॉटेवर, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। वहीं पे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की, या फोर्स, या फिर वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेशन। इसकी इंफॉर्मेशन बिना डायरेक्शन के कंप्लीट नहीं हो रही है। सो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, वी कॉल देम स्केलर्स। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, वी कॉल देम वेक्टर्स। सो फिजिकल क्वांटिटी ये हमने देखा 2 तरह की होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, पहली स्केलर्स और दूसरी वेक्टर्स। नाउ कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि फिजिकल की स्केलर्स के पास डायरेक्शन नहीं है और वेक्टर्स की इंफॉर्मेशन के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसमें और भी है, कहानी में और भी पार्ट्स हैं। जैसे स्केलर है, फॉर एग्जांपल मास की बात करें अगर हम, सो 2 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, ये कितना होगा, हमेशा 4 किलोग्राम होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। 2 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम ऑलवेज 4 किलोग्राम है। इसी तरह से टाइम की बात करें अगर हम, सो 1 आवर प्लस 0.5 आवर हमेशा कितना होगा, 1.5 आवर, 1.5 आवर। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और उसमें से 1 सेंटीमीटर हमने कट कर दिया, सो 5 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर इज़ ऑलवेज 4 सेंटीमीटर विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो यहाँ पर ये मास, टाइम, लेंथ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं एंड इनका जो अलजेब्रा है वो बहुत सिंपल है, 2 and 2 4 ऑलवेज, 1 and half इज़ 1.5 ऑलवेज, 5 minus 1 इज़ 4 ऑलवेज। लेकिन वहीं पर अगर हम वेक्टर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। सो यहाँ पर टोटल ये नेट फोर्स कितना लग रहा है, ऑफ कोर्स 4 न्यूटन। लेकिन यही फोर्स अगर हम
2 न्यूटन ऐसे और 2 न्यूटन ऐसे लगाएं, हमने उनकी डायरेक्शंस बदल दी। अब यहाँ पर नेट कितना लग रहा है? ऑफ कोर्स 0 लग रहा है। अच्छा, अगर हम और चेंज कर दें 2 न्यूटन एंड अब की बार 2 न्यूटन इस तरह से लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आएगा? अब ये ना तो 4 होगा ना 0 होगा, इट इज समथिंग एल्स देन 4 एंड 0। सो यहाँ पर ये जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारी फोर्स, उसमें 2 एंड 2 स्केलर की तरह से हमेशा 4 नहीं है, 4 भी है 0 भी है, 4 और 0 के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर 2 एंड 2 कैसे ऐड होगा, ये एक और इंफॉर्मेशन एडिशनल है, उस पर डिपेंड कर रहा है। क्या चीज़? दोनों के बीच में एंगल कितना है। यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, 0 एंगल 4 हो गया। यहाँ पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल 0 हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, समथिंग अदर देन 0 एंड 4 है यहाँ पर। इसी तरह से सपोज एक रिवर है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और एक बोट है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो पानी में चल रही है। तो अगर हम बाहर से रिवर के बाहर से उस बोट को देखेंगे तो उसकी टोटल वेलोसिटी कितनी आएगी? वो चल रही है 3 से और पानी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बह रहा है, तो उसकी जो टोटल स्पीड होगी उसमें 3 में 2 ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर उसकी टोटल स्पीड जो आएगी वो 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। इसी तरह से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ले लें, ये बोट है और ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और बहाव जो है पानी का वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है, तो बोट ग्राउंड से देखने पर कितना आगे जा रही है। अब इसमें क्या हो जाएगा? 3 में से जो बहाव है वो माइनस कर देंगे, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब दूसरा केस लें, सपोज जो बोट है उसको एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है। सो बोट जो है वो पानी में 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और पानी का जो बहाव है वो अगेन 2 मीटर पर सेकेंड है। सो यहाँ पर दोनों की वेलोसिटीज अब 90 डिग्री एंगल पर है। 0 पर थी, आंसर 5 आया, 180 पर है, आंसर कुछ और आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर कितना आंसर आएगा? बोट की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 1 एंड 5 उससे डिफरेंट कुछ आएगी। सो इस डिस्कशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो अलजेब्रा होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होता है स्केलर्स के लिए वो डिफरेंट है, वो सिंपल है, यू ऑलरेडी नो अबाउट देम। लेकिन जो वेक्टर्स का अलजेब्रा होता है वो स्केलर से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यहाँ पर एडिशन के केस में एक और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, एंगल। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी देखते हैं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो जो बेसिक डिफरेंस है वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच में वो उनके अलजेब्रा का है। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तभी होगी जब वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, उस फैमिली के जो रूल्स हैं उसको बिलोंग करे। फॉर एग्जांपल एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। लोअर क्लासेस में आपने उसके बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी सर्किट में, जैसे ये रजिस्टर है, इसके थ्रू करंट पास हो रही है, तो उसके लिए हम डायरेक्शन की को यूज़ करते हैं कि करंट इस एंड से इस एंड की तरफ जा रही है। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन होने से वो करंट वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर नहीं हो सकती। कैसे? सपोज ये एक वायर है, इससे 2 एम्पियर करंट आ रही है और ये वाला वायर है, इससे 3 एम्पियर करंट आ रही है। अब ये दोनों वायर्स जो है वो कंबाइन हो गए, एक सिंगल वायर है यहाँ पर, तो इसमें कितनी करंट होगी? वो हमेशा 5 एम्पियर होगी। यहाँ पर इन दोनों करंट्स के बीच में एंगल कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज ऑलवेज 5। सो यहाँ पर इनका जो एडिशन हो रहा है वो फोर्सेस की तरह से नहीं है जो उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करे। सो इसलिए डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट a vector quantity, it is a scalar quantity. So the basic difference between a scalar quantity and a vector is in their algebra. और यही हमें यहाँ पर सीखना है। जो 11th और 12th में IIT आपकी स्कूल की, IIT JEE नीट के स्कूल की जो फिजिक्स होती है उसमें वेक्टर्स का एप्लीकेशन बहुत एक्सटेंसिव होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर उनका जो अलजेब्रा है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना होता है। सो लेट अस स्टडी वेक्टर अलजेब्रा। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। सो लेट अस सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। इट इज़ वेरी सिंपल। वेक्टर्स को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अब एरो की जो लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगी और जो एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन बताएगा।
मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, एरो की लेंथ ज़्यादा रखेंगे, मैग्नीट्यूड कम है, एरो की लेंथ कम रखेंगे। अब इसका जो नोटेशन होता है उसको हम देखो कैसे लिखते हैं यहाँ पर। जैसे स्केलर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल मास है, मास को डिनोट करने के लिए स्मॉल m यूज़ करते हैं, टाइम को डिनोट करने के लिए स्मॉल t यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए x y z या l यूज़ करते हैं। बट वही वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात जब आती है, फॉर एग्जांपल फोर्स है, तो इसके ऊपर हम एक एरो बनाते हैं ये दिखाने के लिए कि ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी है अपनी। तो इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है f के ऊपर एरो या a के ऊपर एरो, इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर a। अगर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, तब उसी चीज़ को हम इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हैं, विच इज़ द मॉडुलस, ये शॉर्ट में उसको मॉड कहेंगे। ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताएगा। दिस इज वेक्टर ए एंड ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब इसमें क्या है, हम इस तरह से मॉड में करके लिखें या बिना एरो के उसको लिख दें, तब भी वो मैग्नीट्यूड ही सिग्निफाई करता है। एंड अगर हम सिर्फ किसी वेक्टर की डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं, तब उसके लिए जो वेक्टर होता है उसका थोड़ा सा नोटेशन हम चेंज कर देते हैं, उसके ऊपर इस तरह का कैप या हैट लगाते हैं। इसको आगे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे, बट फिलहाल यहाँ समझ लेते हैं कि ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। सो ये हो गई डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड ये है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, सो वेक्टर ए। ओके, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, दे आर पैरेलल। सो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन सिंस बी की लेंथ जो है वो ए से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड ए से ज़्यादा है। हाँ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ए कैप और बी कैप वेक्टर्स जो होंगे वो सेम होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट सर्कल है, सर्कल में रेडियस सारी बराबर होती हैं। सपोज ये एक रेडियस है, उसका लॉन्ग वेक्टर है a, ये दूसरी रेडियस है, उसके लॉन्ग है वेक्टर b। यहाँ पर दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है, सो मैग्नीट्यूड सेम है, a इज इक्वल टू b है, लेकिन डायरेक्शंस डिफरेंट है। सो a हैट इज नॉट इक्वल टू b हैट, डायरेक्शंस डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये वेक्टर्स सेम नहीं होंगे, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। सो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, लाइक दिस। ये है वेक्टर A एंड बिल्कुल उसी लेंथ का उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर B। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दे आर इक्वल वेक्टर्स। ओके, एक और चीज़, बोर्ड पर या किसी भी प्लेन में जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उसमें कोई भी डायरेक्शन दिखानी हो तो हम एरो खींच के दिखा सकते हैं, लेकिन अगर कोई डायरेक्शन हमें बोर्ड या प्लेन के बाहर या अंदर दिखानी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। सपोज़ ये प्लेन है, इससे कोई डायरेक्शन बाहर की तरफ दिखानी हो तो एरो अगर बाहर की तरफ है, दैट मीन्स ये हमारी तरफ आ रहा, आपकी तरफ ये एरो आ रहा है। सो अगर हमारी तरफ एरो आ रहा है तो हमें सिर्फ उसका टिप दिखाई देगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सर्कल में इस तरह से डॉट बनाएंगे, दैट मीन्स द डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन, जहाँ पर भी बना रहे हैं। सो ये हुआ आउट ऑफ द प्लेन। इसी तरह से अगर कोई इनटू द प्लेन डायरेक्शन दिखानी हो, सो इसका मतलब होगा एरो इनसाइड जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, तो एरो के पीछे का जो क्रॉस होगा वो दिखाई देगा, दैट मीन्स क्रॉस का मतलब होगा इनटू द प्लेन। सो अगर हमने फ्लोर पर क्रॉस बनाया है, इट मीन्स डायरेक्शन इनसाइड द फ्लोर है, सो इनसाइड द फ्लोर मतलब डाउनवर्ड हो गया। और वही सीलिंग पर अगर हमने डॉट बनाया है, सो डॉट का मतलब वो डायरेक्शन बाहर आ रही है, तो सीलिंग से बाहर की तरफ डायरेक्शन अगेन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये थी बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि दो वेक्टर्स जो हैं उनको ऐड कैसे किया जाएगा। सो नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। से वी हैव टू वेक्टर्स, ये हमें दिया हुआ है वेक्टर ए और किसी दूसरी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों को हमें ऐड करना है। अब इसमें क्या है, ये वेक्टर है बी, इसको हम यहाँ से कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी दिखा सकते हैं। ऐसे वेक्टर्स जिनको हम डीलोकेट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। एंड सिलेबस में जनरली जो भी वेक्टर्स होते हैं वो सब फ्री वेक्टर्स होंगे। हम किसी भी वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ड्रॉ कर सकते हैं, बट वी हैव टू रिमेंबर कि जब भी हम वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉ करेंगे तो वो उसके पैरेलल होना चाहिए। हम वेक्टर्स को इन बिटवीन रोटेट नहीं करेंगे, रोटेट करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड वेक्टर ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा।
सो कहीं पर भी एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉ करना है, यू शुड बी माइंडफुल कि वो वेक्टर अपने पैरेलल ही हो, वो रोटेट ना हो रहा हो, डायरेक्शन ना चेंज हो रही हो। ओके, सो ये दो वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करने का दो मेथड होता है। उसमें से जो पहला मेथड है वी कॉल दैट ट्राइंगल रूल। ट्राइंगल रूल, इसमें क्या करते हैं, पहला वेक्टर है उसको हमने ड्रॉ कर लिया एज इट इज, जितनी लेंथ है उतनी ही रखेंगे, जो डायरेक्शन है वही रखेंगे। अब जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल को पहले वेक्टर की हेड से ज्वाइन करना है। वेरी सिंपल, जो पहला वेक्टर है उसकी हेड से दूसरे की टेल, या दूसरे की टेल पहले की हेड से, सिंपल, ठीक। बट ध्यान क्या रखना है कि जो दूसरा वेक्टर है या कोई सा भी वेक्टर इन दोनों में से रोटेट नहीं होना चाहिए। सो ये हो गया बी, उसकी टेल को हमने ए की हेड से ज्वाइन कर दिया। दिस इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा, दोनों की जो नेट वैल्यू होगी वो इस इनिशियल टेल से फाइनल हेड की तरफ होगी। सो इनिशियल टेल को हमें फाइनल हेड से ज्वाइन करना है। ये वेक्टर कहलाता है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए प्लस बी, ठीक। वेरी सिंपल, पहला वेक्टर उसकी हेड से दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन करना है एंड देन इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन कर देना है। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है, इस लाइन को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें, ये ए की डायरेक्शन है और ये वाली जो लाइन है ये बी की डायरेक्शन है। सो ए से बी की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो इस तरह से हम जाएंगे। सो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक। जो वेक्टर ए है उससे बी की तरफ हमें जाना है। रिमेंबर, एरो की तरफ जो डायरेक्शन है उससे फिर बी की तरफ जाना है, ये वाला एंगल होगा ए प्लस बी। इसी तरह से ये ए की डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये वाला जो एंगल यहाँ पर है, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड द रिजल्टेंट वेक्टर, लेट्स कॉल दैट अल्फा। ओके, नेक्स्ट, ये वेक्टर यहाँ पर बी है और ये वाला वेक्टर यहाँ पर ए है। सो ये जो एंगल है ये बी और रिजल्टेंट के बीच में, सॉरी दिस वन इज आर रिजल्टेंट, और ये है बी। सो ये आर और बी के बीच का एंगल है। उसी एंगल को यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ये वाला जो एंगल है, लेट्स कॉल दैट बीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द वेक्टर बी, ठीक। अब यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, एंड देन वी नो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बाकी दूसरे जो एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम दो वेक्टर्स के बीच में डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। जैसे ये हो गया, इसी तरह से सपोज ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब यहाँ पे डायरेक्शंस कैसे पता करेंगे? ये वाली डायरेक्शन है ए की और ये डायरेक्शन है बी की, ठीक। सो दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब उसको हम उधर दिखाएं या फिर इधर दिखाएं, सेम चीज़ है। इसी तरह से सपोज ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। सो यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन है ए की डायरेक्शन और उधर से जब हम बी की तरफ आएंगे तो ये हुआ एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सपोज ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक। इस तरह का तो हो गया था, खैर दूसरा बना लेते हैं। ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। नाउ यहाँ पर आसान है, वेक्टर ए ये हुआ, वेक्टर बी ये हुआ, दोनों की टेल्स ज्वाइन हो रही हैं, उनके बीच का जो एंगल है यही क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक। सो यू नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू गिवन वेक्टर्स, उनकी डायरेक्शंस क्या है, ये अगर हमें समझ में आ रहा होगा सो एंगल बहुत आसान है। एंड देन जो ऐड करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर की हेड से दूसरे की टेल ज्वाइन करेंगे एंड देन इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, अब इसमें एक बात और ध्यान हमें रखनी है कि सपोज जैसे शुरू में हमने क्वेश्चन लिया था कि एक ऑब्जर्वर है, वो 3 मीटर चल रहा है, या इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू ना दें, लेट्स से एक ऑब्जर्वर है वो ईस्ट में गया और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर ए है, एंड देन वो सर्टेन एंगल पर नॉर्थ की तरफ गया। ये वाला जो एंगल है, लेट्स कॉल दैट थीटा यहाँ पर। सो वो नॉर्थ की तरफ गया और नॉर्थ में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बी है।
नाउ इसका जो रिजल्टेंट होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट A प्लस B, ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट इट्स कॉल्ड दैट R। अब यहाँ पर अगर वो से इस पॉइंट से पहले नॉर्थ में चला जाए, जितना उसको नॉर्थ में जाना है, B लेंथ अगर उसको नॉर्थ में जाना है तो पहले ही नॉर्थ में B लेंथ चला गया उसी एंगल पर उसी डायरेक्शन में, एंड देन फिर वो ईस्ट में जा रहा है। सो अगर यहाँ पर वो अदर वे चल रहा है, पहले वो नॉर्थ में चला गया और जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में गया, दैट मीन्स यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके पैरेलल हम बनाएंगे ऐसा। सो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट सेम है, मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है। सो दिस इज नथिंग बट B। एंड देन उसके बाद वो जो पहले ईस्ट में जितना चला था अब वो चलेगा ईस्ट में। सो जितना पहले चला था ईस्ट में अब वो चल रहा है उतना ईस्ट में, A हो गया। सो अभी भी क्या है, वो जहाँ से चला फाइनली वहीं पे पहुँच रहा है जिस तरह से पहले वाले पाथ से गया था। सो दोनों ही केस में जो उसका फाइनल पोजीशन है वो सेम है, दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सेम आएगा। और ट्राइंगल रूल से भी हम देख सकते हैं यहाँ पर A की हेड से B की टेल ज्वाइन किया, ये रिजल्टेंट है। देन B की हेड से अगर हमने A की टेल ज्वाइन किया, देन यू गेट द सेम रिजल्टेंट। ओके, दैट मीन्स कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। A में हम B ऐड करें या B में हम A ऐड करें, यू गेट द सेम वेक्टर, द सेम रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। सो यहाँ पर हमने सीखा दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। अब ये जो मेथड है हमारा दो वेक्टर्स को ऐड करने का, इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, सेम मेथड। सो लेट अस अंडरस्टैंड द पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। सो से वी हैव वेक्टर्स लाइक वेक्टर A एंड देन वेक्टर B, और फिर उसके बाद ये है हमारा वेक्टर C, और फिर इसको ले लेते हैं, ये है वेक्टर D। इस तरह से ये चार वेक्टर्स हैं और इनको हमें ऐड करना है। सो हमने जो ट्रायंगल रूल में मेथड यूज़ किया था, क्या पहला वेक्टर है उसकी हेड से दूसरे की टेल ज्वाइन करेंगे, अब उसी को एक्सटेंड कर देना है, दूसरे के हेड से तीसरे की टेल, तीसरे के हेड से चौथे की टेल, एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हमारा पहला वेक्टर है A, उसको हमने ड्रॉ कर लिया एज इट इज़ वेक्टर A। उसकी हेड से दूसरा वेक्टर B, उसकी टेल ज्वाइन करेंगे, दिस इज B, एंड देन B की हेड से जो नेक्स्ट वेक्टर है C, उसकी टेल ज्वाइन करेंगे। सो इनको हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, देयर इज़ नो स्केल, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट यू शुड रिमेंबर कि किसी की भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए रीड्रॉ करने में। ओके, सो ये हो गया हमारा वेक्टर C, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर क्या है D, उसकी टेल को C के हेड से ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया हमारा वेक्टर D। सो A, उसकी हेड पर B की टेल, B की हेड पर नेक्स्ट वेक्टर C की टेल, C के हेड पर नेक्स्ट वेक्टर D की टेल, एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी वेक्टर्स होंगे सबको हेड टू टेल ज्वाइन करते चलेंगे, एंड फिर से वही मेथड, रिजल्टेंट का जो इनिशियल टेल है उसको हमें फाइनल हेड से ज्वाइन करना है। सो ये हो जाएगा यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर R, which is A plus B plus C and then D. Okay? अब इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? You see here, A plus B, A की हेड से B की टेल ज्वाइन किया। सो जो ट्राइंगल रूल था उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, A plus B है, ठीक। अब A plus B वेक्टर की हेड पर हमने C रखा है, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा यहाँ से इसको हम ज्वाइन करें, दिस वेक्टर, ये क्या है, A plus B plus C, सो दिस इज A plus B plus C हो जाएगा। अब ये वाला जो वेक्टर है उसकी हेड पर हम नेक्स्ट D की टेल रख रहे हैं, तो अब ये दो वेक्टर्स का एडिशन है, A plus B plus C एंड देन प्लस D। सो ये जो वेक्टर आ रहा है विच इज A plus B plus C plus D, ठीक। सो ट्राइंगल रूल से समझना हो या फिर सिंपली हेड टू टेल मेथड जो होता है उसको लेकर चलेंगे, एंड देन इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन कर देंगे, ये वाला हमारा वेक्टर रिजल्टेंट होगा, चाहे जितने भी होंगे उन सबको ऐड करने के लिए। वी कॉल दिस द पॉलीगन रूल। अच्छा, अब यहाँ पर एंगल भी देख लेते हैं ज़रा। ये हमारी A की डायरेक्शन है, A से B की तरफ गए, ये हुआ एंगल बिटवीन A एंड B। सिमिलरली ये B की डायरेक्शन है, B से C की तरफ गए, ये कहलाएगा एंगल बिटवीन B एंड C, लेट्स कॉल दैट थीटा 2।
एंड देन यहाँ पर ये सी की डायरेक्शन है, सी से डी की तरफ गए, ये हमारा हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बिटवीन द वेक्टर्स ऑफ कोर्स सी एंड डी। ठीक, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर वी हैव 4 वेक्टर्स इस तरह से, वेक्टर ए एंड देन दूसरा वेक्टर जो है उसकी टेल हमने ए की हेड से ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, और वेक्टर बी की हेड से नेक्स्ट हमारा वेक्टर है सी, उसको हमने ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद जो हमारा 4th वेक्टर है उसको हम सी की हेड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसकी जो हेड है वो आके ए की टेल से ज्वाइन हो जा रही है। जो 4th वेक्टर डी है वो इस तरह से है कि उसकी टेल हमने जब रखा सी पर तो उसकी हेड कहाँ पर आ गई, ऑटोमेटिकली अपने आप वो ए की टेल से आके ज्वाइन हो गई। नाउ ये एक चारों वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एक साइकिल बन गया। अब यहाँ पर इन चारों का रिजल्टेंट क्या आएगा, हमने सबको हेड टू टेल ज्वाइन कर लिया, अब जो इनिशियल टेल है उसको फाइनल हेड से ज्वाइन करना है। ये है हमारी इनिशियल टेल और वहीं पर फाइनल हेड भी है, तो इनिशियल टेल और फाइनल हेड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 हो गई। इसका मतलब इस तरह के जो 4 वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर दूसरी तरह से हम कैसे समझ सकते हैं, ये हमारा ए बी एंड सी, सो ए की हेड को ए की टेल को अगर हम सी की हेड से ज्वाइन करें तो ये जो हमारा वेक्टर है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, और जो डी वेक्टर है वो उसके जस्ट ऑपोजिट है। तो जस्ट ऑपोजिट जो वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, सो उसको अगर हमने जस्ट रिवर्स कर दिया तो उसको हम लिखते हैं माइनस ए। ओके, सो यहां पर हम डी को क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर डी इज माइनस और नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एंड देन इन सबको अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर आ जाए तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं जिनको हम हेड टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं एंड देन दे मेक अ कंप्लीट साइकिल, ओके, हेड टू टेल सेम सेंस में है सारे वेक्टर्स, सब के सब यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, बीच में अगर कोई क्लॉकवाइज हो गया तो वो साइकिल नहीं बनेगा। सो सब के सब एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, देन ऐसे जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सब का रिजल्टेंट 0 आएगा। They may be 3 vectors, 4 vectors, 5 or any number of vectors. If they make a cycle on joining head to tail, then the resultant of all such vectors will be 0. And एक उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर, अगर इस तरह से हमने लिखा है 4 वेक्टर्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 है, अब यहाँ पर किसी एक वेक्टर को हम लें, से हम b वेक्टर लिखना चाह रहे हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बाकी सबको हम राइट में लेके चले जाएं तो वी कैन राइट a प्लस सी प्लस डी, उसका नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब कि वेक्टर b जो है वो इन सब के रिजल्टेंट के बराबर है। हाँ, b जो है वो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में वो इन सब का जो रिजल्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सो कोई भी 4 वेक्टर्स हैं या 5 वेक्टर्स हैं या 3 वेक्टर, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर उन सब का वेक्टर सम 0 आ रहा है, सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि कोई भी एक वेक्टर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बाकी जितने वेक्टर्स होंगे उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सो यहाँ पर हमारा बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए प्लस सी प्लस डी का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके बराबर है। सिमिलरली एनी वेक्टर, यहाँ पर हम डी या सी की बात करें अगर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस डी, ये हो जाएगा। ठीक, सो इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल सच वेक्टर्स इज 0, वेक्टर सम उसका 0 आ रहा है, देन एनी वेक्टर, एनी ऑफ द वेक्टर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वेक्टर्स। ओके, सो अभी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं। सपोज यहाँ पर ये कोई पार्टिकल है और इस पर कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, से F1, F2 एंड F3, F4 एंड एक और फोर्स ले लेते हैं F5। ये 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और अगर इन सारे फोर्सेस की एक्ट करने के बावजूद वो पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर है
तो हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये चारों पांचों फोर्स मिलके उसको डिस्प्लेस नहीं करा पा रहे हैं। दैट मीन्स द नेट ऑफ ऑल 5 फोर्सेस इज 0। सो इफ द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, if the particle is in equilibrium, then that would mean vector F1 plus vector F2 plus vector F3 plus F4 plus F5 will be equal to 0. ठीक, अब अगर इनमें से कोई एक फोर्स हम रिमूव कर ले, सपोज इस फोर्स को हमने रिमूव कर दिया, अब रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, अब उस पर कुछ नेट लगेगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? अभी हमने डिस्कस किया कि इस तरह का केस अगर है तो कोई एक वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड बाकी के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो इस फोर्स को अगर हमने रिमूव कर दिया तो बचे F1, F2, F4 एंड F5। तो उन चारों फोर्सेस का जो नेट आएगा वो वही होगा जिसको हमने रिमूव किया है उसके बराबर। ओके, सपोज ये वाला जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, बाकी सारे फोर्सेस जितने भी होंगे उन सब का नेट कितना आएगा? 5 आएगा। बाकी जो बचे उसका नेट वही आएगा जिसको हमने रिमूव किया। ठीक, या इसी तरह से अगर हम दो फोर्सेस रिमूव कर दें, यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस को रिमूव कर दिया तो अब जो 3 फोर्सेस बच रहे हैं उनका नेट 0 नहीं आएगा। और नेट कितना होगा? इन दोनों की नेट वैल्यू जितनी होगी वही इन तीनों की नेट वैल्यू होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इन तीनों को बैलेंस कर रहा है। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो इनमें से कोई एक फोर्स हटा लिया, बाकी 4 का नेट वही आएगा जो इसका मैग्नीट्यूड था। हाँ, जो रिजल्टेंट आएगा इन चारों का वो इसके ऑपोजिट होगा। या फिर इन 2 को हमने रिमूव कर दिया तो ये जो 3 बचे हुए फोर्सेस हैं उनका नेट कितना आएगा? वही आएगा जो इन दोनों का नेट है। अब इन दोनों का नेट जिधर आएगा उसके ऑपोजिट इन तीनों का नेट होगा। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो किसी एक वेक्टर को, यहाँ पर F1 को अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव F2, F3, F4 एंड F5, इस तरह से हम लिखेंगे। सो एक का मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ओके, इसी में एक और स्पेशल केस देखते हैं। सपोज सेम केस हम ले लें, यहाँ पर एक पार्टिकल है, उस पर फोर्सेस लग रहे हैं। ये सारे फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, F, F एंड F, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें दिख जाएगा ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये भी कैंसिल आउट करेगा, नेट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर इन सारे फोर्सेस को हम हेड टू टेल ज्वाइन करें, ये हो गया F, फिर उसके बाद ये दूसरा F, ये तीसरा F एंड ये चौथा F हो गया। ठीक, सो सारे फोर्सेस यहाँ पर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं एंड सक्सेसिव फोर्सेस के बीच में या वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो सेम है। तो इस सिचुएशन में उन सबको हमने हेड टू टेल ज्वाइन किया तो ये एक कंप्लीट साइकिल फॉर्म कर रहा है। अब इस केस में क्या होगा? नेट 0 आएगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल लें हम। से वी हैव 5 फोर्सेस F, 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 F एंड F। सारे फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है और सबके बीच में ये जो सक्सेसिव फोर्सेस हैं उनके बीच में एंगल भी सेम है। सो अब ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? वी कैन कैलकुलेट। यहाँ पर कितने पार्ट्स में हम पूरे एंगल को डिवाइड कर रहे हैं? पूरा एंगल कितना होता है प्लेन में? दैट इज 360 डिग्री। नाउ 360 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये सारे एंगल्स जो आएंगे वो 72 डिग्री 72 डिग्री आएंगे। एंड सारे फोर्सेस या वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। अब इन सारे फोर्सेस को अगर हम हेड टू टेल ज्वाइन करें, F एंड देन 72 डिग्री पर दूसरा F और फिर 72 डिग्री पर तीसरा F एंड देन ओके 72 डिग्री पर नेक्स्ट एंड देन उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से अगेन दैट विल मेक अ कंप्लीट साइकिल। सारे 72 डिग्री पर जब टर्न होंगे तो फिर अल्टीमेटली ये आके इनिशियल टेल पर ही एंड हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ? नेट क्या आना है? 0। इसी तरह से 6 फोर्सेस का हम ले सकते हैं। ये एक पार्टिकल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड इन सब के बीच में एंगल अगर सेम है तो ये एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स 60 डिग्री। नाउ इन सारे फोर्सेस को 60 डिग्री पर हम हेड टू टेल ज्वाइन करें, F एंड देन 60 डिग्री टर्न हुआ, फिर 60 डिग्री टर्न हुआ, फिर 60 डिग्री एंड देन 60 डिग्री एंड देन 60 डिग्री, दैट विल मेक अ कंप्लीट साइकिल। सो नेट कितना आना है? 0। नाउ अब इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे? व्हाट इज द पॉइंट?
पॉइंट ये है कि अगर किसी पार्टिकल पर या किसी पॉइंट पर कई सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं और उन सब का मैग्नीट्यूड सेम है एंड वेक्टर्स के बीच में जो सक्सेसिव वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल भी सेम है, इस सिचुएशन में इन सारे वेक्टर्स का नेट या रिजल्टेंट हमेशा ज़ीरो आता है। सो देयर आर 2 पॉइंट्स। पहला, अगर ऐसे वेक्टर्स हैं जो साइकिल फॉर्म कर दे रहे हैं तो उनका नेट ज़ीरो आएगा, वो चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, एंगल्स चाहे कुछ भी हो। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है, ये उसका भी स्पेशल केस है कि अगर वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एंगल्स भी उनके बीच में सेम है, देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल सच वेक्टर्स विल बी ज़ीरो। ओके, सो आई होप कि ये आपको बात समझ में आई होगी कुछ। ये सारी चीज़ें वेक्टर एडिशन पर बेस्ड हैं। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट पर कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। से जो फोर्सेस हैं वो सबका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। देयर इज़ अ पॉइंट मास और एनी ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर 11 फोर्सेस, सबका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। सो हम 11 ड्रॉ नहीं करेंगे, 2-3 दिखा देते हैं यहाँ पर। इस तरह से 11 फोर्सेस लग रहे हैं, सबका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो वेक्टर्स हैं उन सब के बीच में एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री है। नाउ इन 11 फोर्सेस का वेक्टर सम कितना आएगा? तो जो 2 बातें हमने डिस्कस की यहाँ पर, एक तो साइकिल फॉर्म होना, दूसरा साइकिल के केस में कोई एक वेक्टर बाकी सारे वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। उन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे आप तो इसका आंसर आपको समझ में आएगा। नाउ इफ़ यू थिंक you can find the answer, feel free to post it in the comment section. So आज का लेक्चर यहीं तक, एंड देन इसके आगे हम जो दूसरा मेथड होता है इसका पैरेललोग्राम, वो उसको सीखेंगे एंड देन फिर आगे हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। जैसे जो शुरू में हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटी वर्टिकल है तो किसी एंगल पर कितना एक्ट कर रही है, इस तरह की चीज़ें सीखेंगे। वी कॉल दैट रिजॉल्विंग अ वेक्टर। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।